मंच पर विराजमान जो भारत सरकार में बायोटेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी हैं प्रोफेसर नीलोफर खान, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर फारूक शाह, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर नजीर अहमद गनई, वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर, श्री सौरभ भगत जी, सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रोफेसर अखिलेश गुप्ता, एडवाइजर जीएसटी, डॉक्टर अनीता गुप्ता, डॉक्टर विपिन कुमार, इस सभागार में उपस्थित हमारे इस्लामिक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स, यहाँ उपस्थित इनोवेटर्स, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, मीडिया के मित्रों, देवियों तथा सज्जनों, मैं इस 3 दिवसीय कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप फॉर लाइवलीहुड के आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस आयोजन से जुड़े सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे उम्मीद है कि पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स को देश के टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने का अवसर मिला होगा और भारत सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंट द्वारा दिए जा रहे सपोर्ट की जानकारी भी उन तक अवश्य पहुंची होगी। कश्मीर एक्सपो स्टार्टअप फॉर लाइवलीहुड कार्यक्रम को इस प्रकार से डिजाइन किया गया था कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हों तथा आइडियाज, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और उसके कॉमर्शियल उपयोग के लिए आवश्यक सुविधाएं और जानकारियां एक दूसरे के साथ शेयर की जा सके। मित्रों, इनोवेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू लोग हैं, समाज है, न कि आइडिया है। इनोवेशन इज अबाउट सोसाइटी एंड पीपुल rather than just an idea। कोई भी इनोवेशन जब तक आइडिया से ट्रांसफॉर्म होकर कॉमर्शियल प्रोडक्ट नहीं बन सकता, तब तक उसे अवसर और सही वातावरण जब तक न प्रदान किया जाए। यह सच है कि पिछले 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इनोवेशन स्टार्टअप्स का एक ऐसा इकोसिस्टम मैं कह सकता हूं कि मजबूत होने लगा है जिसकी शायद पहले यह देश कल्पना नहीं करता था। अभी डॉक्टर गोखले बोल रहे थे, मोटे तौर पर लगभग 85,000 से ज्यादा स्टार्टअप आज हमारे देश में हैं और आजादी के इस समृद्ध कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने देश के इनोवेटर्स को, उनके आइडियाज को एक ऐसा वातावरण प्रदान किया है जिसका मैं समझता हूं कि दशकों से इंतजार था देश को। इन सभी स्टार्टअप्स में लगभग 50% टियर 2 तथा टियर 3 शहरों में स्थापित हुए हैं। लाखों नौजवान आज स्टार्टअप के जरिए सीधे तौर पर रोजगार से जुड़े हैं, कुछ अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं। आज पूरे दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग में भारत ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। पिछले 2 सालों में देश में 107 यूनिकॉर्न स्थापित हुए हैं, जिसका कुल वैल्यूएशन लगभग $340 बिलियन से भी ज्यादा है। आज पूरे विश्व में स्थापित हो रहे 10 यूनिकॉर्न में
हर एक यूनिकॉर्न इंडिया में स्थापित हो रहा है। 10 में 1 आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स सही मायने में आज देश का भविष्य और वर्तमान दोनों हैं। देश विदेश में अनेक एक्सपर्ट्स आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि देश में ऐसा क्या हुआ है कि हर रोज 10 नए स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने 3 चीजें प्रदान की हैं: अवसर, वातावरण और फेल्योर को भी रिवार्ड करने का एक नया तरीका या नई पद्धति। कोई भी इनोवेशन हो, कोई स्टार्टअप, आप पहले बिना फेल हुए सफल नहीं हो सकते। हमारे यहां एक वातावरण बन गया था कि ये जो फेलियर्स हैं इनको रिवार्ड की क्या जरूरत है, इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए, और इससे देश का बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि अगर हम आज विचार करें, नॉलेज इकोनॉमी की बड़ी चर्चा हो रही है देश में। ये भी सच है कि पिछले 10 वर्षों की हमारी प्रगति संतोषजनक है, सराहनीय है। लेकिन एक दूसरा पक्ष जरा देखिए, इतना बड़ा देश, लिथियम बैटरी बनाने में भी हम सक्षम नहीं थे। चिप्स बनाने के लिए भी हमें दूसरों से मदद लेनी पड़ती थी। एंटी ड्रोन सिस्टम डिजाइन करने में भी हमारे वैज्ञानिक सफल उस हद तक नहीं हो सके। मैं ऐसे 50 उदाहरण गिना सकता। ये दोनों पक्ष, लेकिन एक समय था जब यही देश पूरी दुनिया में इसी इनोवेशन के लिए जाना जाता था। इतिहासकारों ने जानबूझ करके इस बात को, मैं कहना चाहता हूं, यहां बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, इस बात को छिपाया है दुनिया से। जब पूरी दुनिया को नेविगेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, तो हमारे देश के पानी के जहाज दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाते थे। उस समय पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था नेविगेशन क्या होता है, अर्थमेटिक के आधार पर, मैथमेटिक्स के आधार पर। और आप दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे कि बहुत पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ओरिजिनल आविष्कार नहीं किए, या पढ़े लिखे लोगों ने किया भी तो पढ़ाई के कारण नहीं किया, अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के कारण किया। अब रामानुजम का नाम सब जानते हैं, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन आज पूरी दुनिया उन्हें स्वीकार करती है सबसे बड़े मैथमेटिशियन के नाते। न्यूटन का नाम आप में से सब लोग जानते हैं। न्यूटन कोई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। आइंस्टाइन ने जो आविष्कार किया, आइंस्टाइन ये सच है कि पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई के कारण नहीं। उनके पिता एक छोटी सी फैक्ट्री चलाते थे, बीमार हो गए और मजबूरन उन्हें उस फैक्ट्री में बैठना पड़ा, और तब जाकर के उन्होंने यह आविष्कार किया। तो ये बात हमें समझने की है कि विश्वविद्यालयों में पढ़ करके या कॉलेज में पढ़ करके हम इनोवेटर नहीं हो सकते हैं। और आज भी मैंने देखा, या मैं पिछले 2 वर्षों में अनेक नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को देख रहा हूं, और मुझे प्रसन्नता है कि उस दिशा में जम्मू कश्मीर भी अब आगे बढ़ रहा है। एक बात आज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे व्यवस्था की जो दिक्कत है, एक ही व्यक्ति हर विषय का जानकार होना चाहता है। ये काम अगर साइंटिस्ट का है तो मुझे लगता है ये काम उन्हीं को देना चाहिए, हमको अपना ज्ञान उन पर नहीं थोपना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है, यहां हमारे कश्मीर डिवीजन के लगभग सभी वाइस चांसलर बैठे। आज इस रहस्य को मैं इस सभागार में कहना चाहता हूं कि इन सब लोगों को मैंने ही नियुक्त किया, लेकिन मेरा किसी से परिचय नहीं था। जितने लोग ये अपॉइंट हुए हैं, मेरा किसी से पहले का परिचय नहीं था, और न ही मैंने किसी से सिफारिश करी किसकी कि इनको अपॉइंट करना है। सर्च कमेटी ने सेलेक्ट किया, मैंने उनसे चर्चा की, और ये हो सकता है कि मेरी बुद्धि कहीं कहीं गलत हो जाए, लेकिन अपनी समझ के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था, उनको हमने कुलपति बनाया। उसका परिणाम मैं देख रहा हूं। पूरे जम्मू कश्मीर में
जिस तरह से हायर एजुकेशन में इन वाइस चांसलर्स ने या और भी लोगों ने, मैं केवल वाइस चांसलर, लेकिन इनकी टीम ने एक नए प्रकार का वातावरण बनाया है और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आने वाले दिनों में और भी बेहतर परिणाम यहां दिखेंगे। गौर करने की बात यह है, अगर कुछ बातें मैं करूं आपसे, कि जब फोन का इनोवेशन हुआ था तब देश की 35 से 40% आबादी तक पहुंचने में इसे लगभग 42 वर्ष लग गए थे। जब सबसे पहला मोबाइल आया तो हमारे देश में जब लॉन्च हुआ तब 40% आबादी तक पहुंचने में मात्र 10 साल लगे और जब पहला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तब उसे 75% आबादी तक पहुंचने में महज 5 साल लगे। तो ये जो गति है, इस गति से हमें संतोष भी है, लेकिन एक बड़ी चुनौती भी है। इस गति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना यह एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती का सामना हम आप लोग ही कर पाएंगे मिलकर के, ये मुझे पूरी तरह से विश्वास है। ये तेजी से हो रहे इनोवेशन, माने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे मैं कहूं, उतनी ही तीव्र गति से समाज में इन टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन भी हो रहा है। इनोवेशन हो रहा है तो एडॉप्शन भी हो रहा है। तकनीक जितनी तेजी से डेवलप हो रही है, एडॉप्शन टाइम उससे तेजी से काम करने लगा है। ये मैं समझता हूं कि इस पर जरूर आप ध्यान दें, विचार करें। इसका सीधा असर समाज और वर्तमान के बिजनेस इकोसिस्टम पर भी पड़ेगा और पड़ रहा है। मैं यहाँ ये बात कहना चाहूंगा कि चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, उन्हें भविष्य में प्रासंगिक बने रहने के लिए इनोवेट करना ही होगा और नई तकनीक को एडॉप्ट करना ही होगा। लंबे समय तक किन्हीं कारणों से उस दिशा में हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन आज मुझे संतोष है, इस बात को मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में जम्मू कश्मीर यूटीज की कैटेगरी में पहले स्थान पर है और ये भारत सरकार की रैंकिंग है। ये हमारे लिए संतोष का विषय नहीं है। मैं अपने माननीय कुलपतिगण या साइंस टेक्नोलॉजी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा, अच्छा हुआ है लेकिन अभी और अच्छा करने की संभावना है और आपकी क्षमता से मैं परिचित हूं। यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों के टैलेंट को मैं जानता हूं, मैंने अनुभव किया है। ये स्थिति हम बदल सकते हैं। क्या आज के अवसर पर ये हम तय कर सकते हैं कि अगली बार जब भी रैंकिंग जारी होगी तो यूटीज की श्रेणी में नहीं, स्टेट्स को मिला करके जो रैंकिंग बनेगी उसमें भी जम्मू कश्मीर टॉप 3 में दिखेगा। मुझे लगता है कि ये उद्देश्य लेकर के हमें काम करने की जरूरत है। आज मैं ये बात कह सकता हूं कि हमारे जितने भी विश्वविद्यालय इनोवेशन और इंक्यूबेशन के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। इस बार हायर एजुकेशन के बजट को भी मैंने तय किया है कि हायर एजुकेशन काउंसिल की बैठक में कुछ यहाँ मेंबरान मौजूद हैं, चर्चा हमने की थी और बजट भी इनकी सलाह से ही बनेगा। वे लोग बजट बनावे ऑफिस में बैठ करके जिनको हायर एजुकेशन का ABCD नहीं पता। मैं समझता हूं ये सब पद्धतियां हैं जिनको बदलनी पड़ेंगी। मैं अपने और उस हिसाब से बदलनी पड़ेंगी जिसका अधिक से अधिक लाभ यहाँ के जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हो सके। एक अनुमान के मुताबिक हर 5वीं आइडिया जो है में से एक आइडिया ऐसी होती है जिसको कमर्शियल प्रोडक्ट में तब्दील किया जा सकता है। बात वहीं खत्म नहीं हो जाती। जिस आइडिया को कमर्शियल प्रोडक्ट में तब्दील करने की क्षमता है उसे भी मार्केट तक ले जाने की एक अलग चुनौती है। लैब में हम जो इनोवेशन करते हैं उसका समाज पर कितना असर पड़ेगा। समाज
को उसका क्या लाभ मिलेगा। और हमारे लिए, खासतौर से जम्मू कश्मीर के लिए, मुझे लगता है कि ये हमारे विश्वविद्यालयों का, हमारे संस्थानों का ये प्राथमिक दायित्व है। अब बर्फ गिरती है, स्नोफॉल होता है, मुझे लगता है कि हॉट मिक्स टेक्नोलॉजी से कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी की ओर दुनिया के अनेक देश चले गए। अभी हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। सड़क बनाने के मटेरियल लगातार कम होते जा रहे हैं, उन्हें रीयूज पूरी दुनिया करने लगी है, अभी हम बहुत कम मात्रा में कर रहे हैं। क्या इन विषयों पर हम काम नहीं कर सकते? बिना टावर के सिग्नल कैसे भेजा जाए ताकि कम्युनिकेशन फार फ्लंग एरिया में भी लोगों से हम कम्युनिकेशन स्थापित कर सकें? क्या ये विषय नहीं हो सकते जिन पर हम काम कर सकते हैं? वैसे ही ऊर्जा एनर्जी की बात हो गई है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये सब प्रश्न हैं जिन पर हमें काम करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर और एलाइड जो डिपार्टमेंट्स हमारे हैं, मैं आज इस सभागार को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर गनई हैं यहाँ 2 दिनों तक। हमारे दोनों वाइस चांसलर, अनेक इनके सहयोगी, हमारे सरकारी जो अधिकारी हैं वो लोग, देश के कुछ प्रख्यात वैज्ञानिक, जो मैं कहूं कि प्रख्यात वैज्ञानिक देश के हैं, कृषि वैज्ञानिक, 2 दिन की एक वर्कशॉप यहां हम लोगों ने की थी। कुछ बातें तय हुई थी और बहुत अल्प समय में, मैं कहूं कि रिकॉर्ड समय में, इन लोगों ने कड़ी मेहनत करके 5 साल का एक मिशन क्या होना चाहिए जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, इन लोगों ने तैयार किया है। विजन भी तैयार कर रहे हैं, आगे 2-3 महीने में मिलेगा। बहुत सारी चीजें जो मुझसे पहले कही गई हैं, मैं इसलिए उसका जिक्र कर देना को, वो सब उसमें समाहित है। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, न कृषि विशेषज्ञ हूं, लेकिन मोटे तौर पर मैं एक बात कह सकता हूं कि बड़ी ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट और रिकमेंडेशन, लगभग 29 इंटरवेंशन इन लोगों ने प्रपोज किए हैं। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि इन 5 सालों में जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर निश्चित रूप से देश में जाना जाएगा इसके लिए। और शायद ये जो रिपोर्ट है डॉक्टर गनई जिसके सदस्य रहे, ये रिपोर्ट भी आने वाले समय में देश के काम आएगी, केवल जम्मू कश्मीर के काम नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर के अनेक युवाओं ने रूरल सेक्टर में, खासकर एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों में अनेक इन्वेंशन किए हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। ये सच है कि एक बड़ी आबादी जम्मू कश्मीर की युवा है और यही हमारी ताकत है। यहाँ के स्टार्टअप्स तथा इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ये सबसे बड़ा अवसर है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस दिशा में CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन तथा श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में भी इंक्यूबेशन सेंटर इन्होंने स्थापित किया। ये सब डिटेल बताया है भगत जी ने, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। अभी 3 नवंबर को एक बैक टू विलेज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मैं अपने सभी वाइस चांसलर को भी हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस पूरे अभियान में हमारा सहयोग किया है। और बाकी जो चीजें हुई, एक विशेष बात उसमें हम सब ने यह तय किया था कि हर पंचायत से कम 15 नौजवान को आइडेंटिफाई करना है, उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेरित करना है, उसके फाइनेंशियल सपोर्ट का इंतजाम करना है, जरूरत हो उसे हैंड होल्डिंग की तो वो भी यूनिवर्सिटी से दिलाना है। और 20 ऐसे यूथ को भी आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी स्किल को स्केल अप किया जाएगा या स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ये काम हमारे विश्वविद्यालयों को और बाकी संस्थानों को आने वाले दिनों में निश्चित रूप से करना चाहिए। जम्मू कश्मीर का युवा इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं आज यही कह सकता हूं कि प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है
अपने इनोवेटर्स को हर प्रकार से सहायता देने के लिए जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें स्टार्टअप्स के लिए लैंड अलॉटमेंट का प्राविधान नहीं था, उसे भी तब्दील कर दिया गया है और अगली एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में उसे अप्रूव कर दिया जाएगा ताकि जो भी स्टार्टअप्स हैं उन्हें न्यूनतम दर पर इंडस्ट्रियल लैंड उपलब्ध कराई जा सके ताकि आने वाले दिनों में ये भी एक बड़ी इंडस्ट्री के रूप में जम्मू कश्मीर में अपना योगदान दे सकें। इस समृद्ध कालखंड में हम सभी का ये सामूहिक दायित्व है कि आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के नव जागरण में अपने युवाओं तथा अपने एंटरप्रेन्योर्स के उद्यम और आत्मशक्ति को हम सब लोग मिलकर के पूरी तरह से सपोर्ट करें। मैं एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भारत सरकार के जो भी अधिकारी आए हैं उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। हर कदम पर भारत सरकार ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर की हैंड होल्डिंग की है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। मेरे पास उतने शब्द नहीं कि मैं प्रयोग करूं। फिर से आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात में यही पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।